हमारे बीच मौजूद है बैंक ऑफ बड़ौदा के दो प्रतिनिधि राम अवतार मीणा जी, आप उप महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख हैं, साथ हैं वीएम बोरदिया जी, आप सहायक महाप्रबंधक हैं या उप प्रमुख। आप दोनों का स्वागत करते हैं। इस कोरोना की जंग में बैंकों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके लिए सबसे पहले तो तमाम लेक सिटी के लोगों की तरफ से हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। मीणा साहब, आपसे शुरू करूंगा। ये जो कोरोना से जंग के दिनों बैंकों की जो भूमिका रही, उसमें क्या क्या चैलेंजेस खास इस दौरान आए? देखिए साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि ये जो वैश्विक महामारी है, इसने विश्व को के साथ साथ भी हमारे देश को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। हालांकि हमारी सरकारें और प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकारें इससे पुरजोर रूप से लड़ाई लड़ रही है और जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि बैंकिंग की सेवाएं एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, तो हम शुरू से ही लॉकडाउन के पहले दिन से ही बैंकिंग की सेवाओं को अनवरत चालू रखे हुए हैं। और इसमें मुख्य तौर से जब सारी व्यावसायिक गतिविधियां बंद पड़ी है, जो दैनिक मजदूर हैं, किसान है, जो हमारे ठेला कर्मी है, या जो दैनिक का जो काम वेंडर लोग हैं, जो उनका सारा काम ठप पड़ा है, तो आज इस समय में बैंकिंग की जरूरतें बहुत अहम हो जाती है। इसीलिए इसको एसेंशियल सर्विस में भी रखा गया है। और हम बैंक कर्मी एक कोरोना वॉरियर के रूप में निरंतर अनवरत सेवाएं दे रहे हैं। कैश विड्रॉल है, दूर दराज के गांवों तक भी हमारी ब्रांचें हैं, सभी अनवरत रूप से चालू है। हमारे जैसे बैंक मित्र भी हैं, वो बैंक मित्र भी हमारे दूर दराज के गांवों में जो कैश की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे एटीएम्स हैं, एटीएम्स को भी हम निरंतर चालू रख रहे हैं। उनमें नकदी की सप्लाई निरंतर रूप से हो रही है, ताकि आम पब्लिक को इस संकट के समय में नकदी का कोई भी किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं हो। मीणा साहब, ये बताएं कि इस संकट के दौरान बैंकों में आपके आने जाने का समय और बैंकों में जो कार्य प्रणाली, उसमें कुछ बदलाव हुए? आपका स्टाफ उतना ही आ रहा है या उसमें कटौती की गई या शिफ्ट्स बदली गई? क्या कुछ कार्य प्रणाली में बदलाव किए गए? देखिए साहब, इसमें क्या है कि जैसे हमारे शाखा स्तर पर आपको पता है कि सरकार डीबीटी के माध्यम से गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट कर रही है। उसको भुगतान करना हमारा एक दायित्व भी है और एक सेवा का भी हमारा उसमें सेवा भाव के रूप में भी हम उसको ले रहे हैं। इसलिए हमारी शाखा स्तर पर हम पूर्ण स्टाफ के साथ हम काम कर रहे हैं। हालांकि जो हमारे जो प्रशासनिक कार्यालय है, उसमें हम आधे स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी जो शाखाएं पूर्ण रूप से इसमें सभी स्टाफ के साथ सेवाएं दे रही हैं। उसमें अभी हम कटौती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सेवा इससे समय में हम ये नहीं चाहते कि हमारी आम पब्लिक को, हमारे ग्राहक जनों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, उनको वेट करना पड़े, लंबे समय तक लाइनों में खड़ा रहना पड़े। इसलिए हमारी शाखाओं में हमने जो हमारी स्टाफ की स्तर पूरी रखी हुई है। बोरदिया जी, बहुत सारे खाते बैंक ऑफ बड़ौदा में जन धन के भी हैं और दूसरे जो योजनाओं के खाते भी बहुत सारे, काफी संख्या में हैं। इस दौरान जब बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत थी और खासतौर पर गरीब लोग, वो शायद विड्रॉल के लिए भी आए होंगे, संकट के दौरान ये इस लंबी भीड़ को कैसे मैनेज किया? क्या क्या प्रबंध अतिरिक्त रूप से आपको करने पड़े? जैसा कि अपने भारत सरकार और राज्य सरकारों के जो दिशा निर्देश थे, उसी के अनुरूप इस कोरोना महामारी से लोगों का भी बचाव करना था, हमारे कर्मचारियों का भी बचाव करना था। तो हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। पूरे स्टाफ को हमने सबसे पहले हमने शाखाओं को सैनिटाइज किया, स्टाफ को सबको सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाए, साबुन प्रोवाइड करवाए, ग्लव्स प्रोवाइड करवाए, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हमने 1-1 मीटर, मतलब लगभग 6 फीट की दूरी पे, 5-6 फीट की दूरी पे सबके गोले बनाए। और उसमें हमने प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग मिला। और प्रशासनिक कर्मचारी जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो भी बराबर हर बैंक के बाहर बड़ी मुस्तैदी से डटे रहे। और इस कोरोना संकट के समय जो हमने गरीबों को, महिलाओं को, जिनको भी भुगतान करना था, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी समझा। और वो हमारे बैंक के बाहर बराबर ऐसी धूप में भी 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भी वो भी बड़ी मुस्तैदी से हमारे बैंक कर्मियों का साथ दे रहे हैं, ताकि अपन इस महामारी के समय लोगों की मदद कर सकें और उनको भुगतान कर सकें, ताकि उनका जीवन यापन में ज्यादा मतलब दुष्प्रभाव नहीं पड़े और जीवन यापन उनका चलता रहे। बोरदिया जी, ये ऐसा समय भी है चूंकि सब देशवासी या पूरा समाज या पूरी दुनिया एक तरह से ठप है,
सब लोग, ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां लगभग नगण्य है। तो ये आर्थिक गतिविधियों से बैंक का सीधा ताल्लुक है। किसी को इंडस्ट्री लगानी तो भी बैंक के पास जाता है, किसी की इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो भी बैंक के पास जाता है। तो थोड़ा सा बताएं कि इस दौरान खासतौर पर जब पैकेजेस की भी घोषणा की गई केंद्रीय सरकार द्वारा, उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ जो उनकी समस्या आई उसको सुलझाने के लिए क्या कुछ आपके बैंक ने किया? भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं बैंकों को। उसमें हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत अच्छी पहल करते हुए सभी तबकों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, रिटेलर्स के लिए, अपने जो डॉक्टर्स वगैरह जो भी सरकारी कर्मचारी उनके लिए, कृषकों के लिए हर तरीके की विभिन्न योजनाएं हमारे बैंक ने लागू की है और बहुत ही कम ब्याज दर पर और आसान शर्तों पर वो लागू की गई है। तो उसमें हमने उद्योगपतियों, जो एमएसएमई सेक्टर है जो बहुत ज्यादा प्रभावित है आज की तारीख में, उनको हमने जो हमारी वर्तमान लिमिट है उसका 10% की लिमिट बिना किसी दस्तावेजों के उसके बहुत ही कम रेट 7.25%, 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने उनको 10% की इमीडिएट सुविधा उपलब्ध करवाई है। कृषकों के लिए जो वर्तमान हमारे जो कृषक भाई हैं जिनके वीकेसीसी है उनको भी हमने 10% का मतलब तुरंत आसान शर्तों पर। ये 10% क्या हुआ? जो वर्तमान लिमिट है, जैसे सपोज करो किसी कृषक की, एग्रीकल्चर फार्मर की 3 लाख की लिमिट है तो उसको इमीडिएट 30,000 का लोन हम दे रहे हैं और बहुत ही आसान शर्तों पर और बहुत ही कम ब्याज दर पर। और इसी तरीके से ही जो वर्तमान उद्योगपति हैं जिसे 2 करोड़ की लिमिट है, बड़े बड़े उद्योगपति 20 करोड़ की लिमिट है तो उसको 2 करोड़ 10% की जो लिमिट है वो तुरंत दे रहे हैं आसान शर्तों पर, कम ब्याज दर पर। मूर्तिया जी, एक चिंता खास तौर पे वे लोग जो मध्यम वर्गीय हैं या जो छोटे कम आय के लोग हैं उनके साथ, हालांकि बड़े आय के लोगों के साथ भी दिक्कत हो रही है कि जिसकी होटल है फर्ज कीजिए और होटल चूंकि बंद है बिल्कुल, तो उसकी कोई आय नहीं है, उसे उसका किराया भी देना है, बहुत सारे दूसरे खर्चे भी हैं, बिजली का बिल भी देना है, उसका स्टाफ भी है जो भी काम कर रहा है। तो ये लोग चिंतित हैं कि इन 2-3 महीने के संकट काल में हम लोग हमारी जो किश्त, जिस तरह का भी लोन इन्होंने लिया वो दे पाएंगे न दे पाएंगे। तो बैंक क्या इन किश्तों को माफ करेगा या इनको आगे करेगा या इनको बिल्कुल फ्री कर देगा या इन पर कोई ब्याज नहीं लगाएगा? ऐसी कोई योजना बैंक की है? सर, बैंक की कोई अलग से योजना नहीं होती है, सब कुछ वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के दिशा निर्देशों और आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत ही हम काम करते हैं। उन्होंने अभी इसी संबंध में जिनकी भी किस्तें, मतलब 3 महीने की किस्तों को डेफर किया गया है, 3 महीने तक हम ब्याज नहीं लगाएंगे, ब्याज तो लेंगे बाद में, लेकिन 3 महीने तक अभी ब्याज उनको नहीं देना है और 3 महीने की किस्तें भी अभी उनको नहीं देनी है, वो हमने डेफर किया हुआ है भारत सरकार और वित्त मंत्रालय और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार। मीना जी, थोड़ा सा बताएं कि अब जब से भारत देश में डिजिटल क्रांति, मान लीजिए डिजिटल इंडिया शुरू हो गया और बहुत सारे लोग, अब तो पढ़ाई भी इन दिनों कोविड के समय बच्चे डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिजिटल बैंकिंग और अब ये भी कि नोटों से भी या लेन देन से, कैश के लेन देन से भी आप बाहर जाते हैं तो उससे भी कहीं कोरोना वायरस ना आ जाए, इस डर से भी बहुत सारे लोग जो हैं अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। यानी आपको किसी सब्जी वाले को भी पैसे देने हैं तो आप डिजिटल उसके जरिए दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारे खतरे भी मौजूद हैं डिजिटल बैंकिंग में कि आपका पासवर्ड कोई हैक करके या कार्ड की क्लोनिंग भी कर सकते हैं। रोज ऐसे सैकड़ों धोखाधड़ी के मामले भी आते हैं जिसमें किसी ने आपको फोन किया कि मैं फला फला बैंक से बोल रहा हूं और आपका मुझे ऑथराइजेशन लेना है, और कुछ लोग उस झांसे में आ भी जाते हैं। तो ये जो डिजिटल बैंकिंग का मामला, डिजिटल बैंकिंग का यूज इस संकट के दौरान बढ़ा है क्या? एक तो पहला प्रश्न ये, और बढ़ा है तो इसके साथ साथ खतरे भी बढ़े होंगे, उनसे निपटने के लिए बैंक अतिरिक्त रूप से क्या कर रहे हैं? ये आपने एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब सभी नागरिक, सभी देशवासी घरों में बंद है और बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो घरों में बंद है, सब अपनी सुरक्षा के लिए बंद है। लेकिन जैसा कि ये बैंकिंग की सुविधा एक ऐसी सुविधा है कि जो हमारे को किसी को पेमेंट करना है या कोई फंड ट्रांसफर करना है, कोई बिल पेमेंट करना है, ये सारी जरूरतें तो हमारे को कंटिन्यू रखनी है। लेकिन डिजिटल एक ऐसा माध्यम है, इस माध्यम से आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। बिना बैंक में गए आप बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे आप कर सकते हैं। मैं जो इसके चैलेंजेस है उस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं इसके लाभ आपको बताना चाहता हूं। जैसे लॉकडाउन में तो इसकी जरूरत इतनी ज्यादा महसूस हुई है और हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। बैंक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि आप घर में बैठे बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे, अभी सबसे ज्यादा प्रचलित जो डिजिटल मोड है वो मोबाइल बैंकिंग है।
अब मोबाइल बैंकिंग में इतनी सारी हम सुविधाएं देते हैं कि ये एकदम आसान तरीका है। एक मोबाइल की हमारी ऐप होती है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद में जैसे मेन चीज है फंड ट्रांसफर करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में ट्रांसफर करना, या किसी दूसरे बैंक के खाता है तो उसमें भी आप इसमें से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको कोई रिचार्ज करवाना है, बिल पेमेंट करना है, ये सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल है। दूसरा, जैसे इसके अलावा जो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारक हैं तो आपको बैंक में बिना गए आप चेकबुक की रिक्वेस्ट इससे कर सकते हैं। आप अपना चेक का स्टेटस इससे मालूम कर सकते हैं कि मेरा चेक पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन से नंबर का चेक काटा है, उसका क्या स्टेटस है। आप चेक काट दिया और आपको गलती से मान लो उसको वापस स्टॉप करना है या उसको आप रोकना चाहते हैं तो उसकी भी रिक्वेस्ट इसमें डाल सकते हैं। इसमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। साथ में आप इसमें मिनी स्टेटमेंट भी, अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, और इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, टीडीएस का सर्टिफिकेट, एफडीआर के टीडीएस वगैरह का उसका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। डेबिट कार्ड, आपको एटीएम कार्ड लेना है उसके लिए भी आप इसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। डेबिट कार्ड गुम हो गया, उसको मान लो ब्लॉक करवाना है, वो भी इसमें आपको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये तो हो गया मोबाइल बैंकिंग, इसके साथ एक इंटरनेट बैंकिंग होती है जो उसमें और ज्यादा फायदे हैं, और ज्यादा उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट ज्यादा है, बड़ा अमाउंट आप ट्रांजैक्शन, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आप मोबाइल बैंकिंग की ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए भी बैंक में नहीं जाना आपको। और आधार कार्ड, जैसे बैंक अभी खातों में आधार कार्ड जोड़ने की सरकार की योजना है, तो आप आधार कार्ड भी आप अपना खुद स्वयं आधार इसमें अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन भी, अगर आप अपने प्रियजन का नॉमिनेशन, किसी भी संबंधी का नॉमिनेशन आप अकाउंट में डालना चाहते हैं, और आपको आपका सेविंग अकाउंट ट्रांसफर करवाना है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो भी रिक्वेस्ट आप इसे डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी, जैसे एक फॉर्म होता है आपको, जैसे टीडीएस लगने के लिए 15H का फॉर्म होता है, सीनियर सिटीजन से, वो जो आपको टैक्स नहीं लगता है तो आपके एफडीआर में टीडीएस नहीं कटता है, तो उसके लिए एक फॉर्म 15H होता है, उसकी रिक्वेस्ट भी आप इसमें डाल दें तो आपके अकाउंट में अपने आप 15H अपडेट हो जाता है। तो ये जो डिजिटल माध्यम है, ये ऐसा माध्यम है, और आज की युवा पीढ़ी तो डिजिटल के माध्यम से बैंकिंग कर रही है, लेकिन हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसके लिए भी एक इतना आसान तरीका है। और जहां मैं दूसरी बात पे आता हूं कि जो आप रिस्क की बात कहते हैं, तो रिस्क तो तब होती है जब आप अपना पासवर्ड या पिन, किसी भी जो भी कल्प्रिट आपको अगर कोई चीट करना चाहता है उसके साथ अगर आप शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी ग्राहकों को और सभी आम जनमानस को मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी बैंक वाले किसी भी व्यक्ति का पासवर्ड नहीं पूछते हैं, किसी का पिन वगैरह कभी भी हम नहीं पूछते, क्योंकि हमारे को उसकी जरूरत नहीं होती है। जो अगर आपको कोई पासवर्ड पूछ रहा है या पिन पूछ रहा है, इसका मतलब वो धोखाधड़ी की संदेह उसमें पूरी है। राम अवतार मीणा जी, उप महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा, और साथ में वीएम बोरदिया जी, सहायक महाप्रबंधक और उप क्षेत्रीय प्रमुख, आपका बहुत बहुत आभार।